जब निफ्टी 1% मूव करता है, कुछ स्टॉक्स 2 से 3% क्यों चल जाते हैं, और वह भी कंसिस्टेंटली। आपने जरूर नोटिस किया होगा, जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो निफ्टी से भी तेज भागता है, एंड दैट इज कैपिटल मार्केट्स। आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बात को समझेंगे, क्यों जब निफ्टी मूव करता है, कैपिटल मार्केट कंपनीज उससे भी तेजी से मूव करता है। और साथ ही में डिस्कस करेंगे ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने रिसेंट रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं, और साथ ही में कौन सी कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट कंपनीज का रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रैफिक और टोल बूथ का। जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, उतना ज्यादा टोल कलेक्ट होगा। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं, SIP फ्लोज बढ़ते हैं और IPO एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है कैपिटल मार्केट कंपनीज को। इसलिए जब निफ्टी रैली करता है, ये कंपनीज लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है, और इसी वजह से उनका स्टॉक प्राइस भी बेंचमार्क से आउट परफॉर्म करता है। अब एक बार फटाफट समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट कंपनीज करते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि ग्रो, एंजल वन, जीरोधा। ये लोग आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं, हर ट्रेड पे ब्रोकरेज या फीस अर्न करते हैं, यानी कि रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम प्लस एक्टिव यूजर्स। फिर आती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे कि HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC। ये क्या करती हैं? ये म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं। रेवेन्यू आता है AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से, यानी कि मार्केट ऊपर, AUM ऊपर और फीस ऊपर। फिर आते हैं एक्सचेंजेस जैसे कि BSE और NSE। हर ट्रेड जो होता है एक्सचेंज पे, उसका एक छोटा कट इन एक्सचेंजेस को भी मिलता है, और साथ ही साथ लिस्टिंग फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, डेटा सर्विसेज से भी ये कंपनीज अर्न करती है, यानी कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो कि है ऑपरेटिंग लेवरेज। इन कंपनीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर मोस्टली फिक्स्ड होता है, तो जब रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ता है। मतलब रेवेन्यू अगर 20% बढ़ता है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट 40% हो गया। इसी वजह से ये स्टॉक्स बुल फेज में काफी एक्टिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसी सेक्टर की 3 ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रो की, यानी कि बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स लिमिटेड। कंपनी ने Q4 FY26 में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। रेवेन्यू 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 81% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, जो क्लियरली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को इंडिकेट करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। EBITDA 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 142% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, और पैट भी 122% ईयर ऑन ईयर जंप किया है। ये एग्जैक्टली वही ऑपरेटिंग लेवरेज का एग्जांपल है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। रेवेन्यू बढ़ता है और प्रॉफिट उससे भी फास्ट ग्रो करता है, क्योंकि कॉस्ट लार्जली फिक्स्ड होते हैं। ऑपरेशनली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग लग रही है। ट्रांजैक्टिंग यूजर्स और एक्टिव यूजर्स दोनों में हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। साथ ही कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। कॉस्ट टू सर्व, कॉस्ट टू ग्रो और कॉस्ट टू ऑपरेट का प्रोपोर्शन कम हुआ है, जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन्स 50% से बढ़कर 66% तक पहुंच गए हैं। प्रोडक्ट वाइज भी ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स और MTF यानी कि मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी, सब में ट्रैक्शन देखने को मिला है। ओवरऑल ग्रो ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर किया है, और इसका इम्पैक्ट प्राइस एक्शन में भी दिखा। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने अराउंड 9% का इंट्राडे हाई बनाया। ग्रो के 2 और वर्टिकल्स हैं, फिस्डम और ग्रो MF एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, जो अभी EBITDA लेवल पर लॉस में है। जब ये सेगमेंट्स प्रॉफिटेबल टर्न करेंगे, तब कंपनी के लिए एडिशनल ग्रोथ ट्रिगर आ सकता है। ओवरऑल अभी तक कंपनी का मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आगे देखना होगा कि ये कितना सस्टेन होता है और कितना नहीं। अगर आपको भी ग्रो पर कोई और इंसाइट मिलता है जो मैंने मिस कर दिया है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, एंजल वन, जो फिर से एक ब्रोकरेज कैटेगरी में है और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी का डायरेक्ट प्रॉक्सी भी है। Q4 FY26 में कंपनी ने क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया।
स्पेशली एंगेजमेंट साइड पर। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि क्लाइंट एक्टिविटी और ट्रेडिंग इंटेंसिटी इंप्रूव हुई है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट नंबर्स में दिखा। टोटल ऑर्डर्स 43.1 करोड़ तक पहुंच गए और रेवेन्यू 1459 करोड़ तक पहुंच गए, विद 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। अब अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो पिछले 5 क्वार्टर्स में से 3 क्वार्टर्स में नेगेटिव YOY ग्रोथ थी और बाकी 2 क्वार्टर्स में भी ग्रोथ काफी म्यूटेड रही। लेकिन इस क्वार्टर में 38% YOY ग्रोथ एक क्लियर टर्न अराउंड सिग्नल इंडिकेट करता है। साथ ही मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। पहले जहां मार्जिन्स 24 से 35 के रेंज में थे, अब वापस 41% के लेवल पर आ गए। बॉटम लाइन भी स्ट्रॉन्ग रही। पैट 320 करोड़ जो 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। मतलब क्लियरली बिजनेस वापस मोमेंटम पिक कर रहा है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज भी देखने लायक है। जब FY24 में कंपनी ने 60 से 70% जैसे हाई ग्रोथ नंबर्स दिए थे, तब मार्केट को लगा कि इतना ग्रोथ सस्टेन करना मुश्किल होगा और इसी वजह से स्टॉक काफी टाइम तक डाउन ट्रेंड में भी रहा। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो लगभग 1 साल का डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब रिसेंट में उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स प्लस इंप्रूविंग पार्टिसिपेशन दोनों मिलकर एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है। आपको क्या लगता है एंजल वन के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। Q4 FY26 में कंपनी ने 1050 करोड़ रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और पैट 623 करोड़ रहा। ब्रॉडली स्टेबल परफॉर्मेंस। लेकिन कंपनी की रियल स्टोरी रेवेन्यू नहीं, AUM ग्रोथ है। कंपनी का QA AUM यानी कि क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹9.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब सिंपल है, मार्केट में पैसा आ रहा है और AMC को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री यहाँ काफी इंटरेस्टिंग है। मार्केट वॉलेटाइल था, निफ्टी भी वीक था, फिर भी इक्विटी इनफ्लोज स्ट्रॉन्ग रहे और SIP फ्लोज ऑल टाइम हाई ₹321 बिलियन पर मंथ तक पहुंच गए। कंपनी का कहना है कि इंडियन इन्वेस्टर्स अब लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और वॉलेटिलिटी में भी SIP कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी वजह से AMC बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, इवन जब मार्केट परफेक्ट नहीं होता। अब थोड़ा रिस्क और की वॉच पॉइंट्स भी समझते हैं। सबसे बड़ा चेंज आ रहा है TER से BR रेगुलेशन शिफ्ट, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो से बेस एक्सपेंस रेशियो की तरफ, जिसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर आ सकता है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 3 से 4 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से इसे लार्जली ऑफसेट करने की बात कर रहे हैं। अब कितना होता है वो तो आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि अगर मार्केट और वीक होता है तो इन्वेस्टर बिहेवियर का भी एक परफेक्ट टेस्ट होगा, स्पेशली न्यू फिनटेक इन्वेस्टर्स का। फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, PMS और गिफ्ट सिटी बिजनेस और डिजिटल AI ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रही है। तो ओवरऑल HDFC AMC एक स्टेडी कंपाउंडिंग स्टोरी लगती है। क्या आपके पास ये स्टॉक है या आपका इस AMC के म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं हमारी आखिरी कंपनी के बारे में, BSE लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये एक एक्सचेंज बिजनेस है और इसका रेवेन्यू डायरेक्टली मार्केट एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। कंपनी अभी अपने Q4 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं और 7 मई को इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में BSE ने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखाया है, स्पेशली डेरिवेटिव सेगमेंट में, जहां वॉल्यूम शार्पली इंक्रीज हुए हैं और वही अब ग्रोथ का मेन ड्राइवर बन रहा है। साथ ही लिस्टिंग बिजनेसेस, डेटा सर्विसेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि BSE का बिजनेस इनहेरेंटली हाई ऑपरेटिंग लेवरेज वाला होता है। मतलब जैसे ही ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, रेवेन्यू फास्ट ग्रो करते हैं और कॉस्ट उतनी फास्ट नहीं बढ़ती, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। इसी वजह से पिछले क्वार्टर्स में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी और मार्केट को भी अब सिमिलर मोमेंटम कंटिन्यू होने की एक्सपेक्टेशन है। और क्योंकि अब मार्केट में एक्टिविटी ग्रेजुअली पिकअप हो रही है, तो BSE जैसे एक्सचेंज प्लेयर्स उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकते हैं।
वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो रिसेंट रनअप के बाद भी स्टॉक कुछ हद तक रीजनेबल लग रहा है। टेक्निकली भी स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है पास्ट फ्यू मंथ्स में। ओवरऑल रिजल्ट अनाउंसमेंट एक की ट्रिगर रहेगा। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के आसपास या बेटर आते हैं तो ये स्टॉक फर्दर री रेटिंग देख सकता है। लेकिन डाउनसाइड में भी ये याद रखना जरूरी है कि अगर वॉल्यूम्स में स्लो डाउन आता है तो इम्पैक्ट भी उतना ही फास्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये थे कैपिटल मार्केट सेक्टर के कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर अच्छी रही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या आप इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर किसी और कैपिटल मार्केट स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स, एनालिसिस और लर्निंग के लिए insights.market को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।